नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस के कार्यक्रम साइंस दिस वीक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विज्ञान खंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने आते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सप्ताह के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं जो आपकी आगामी परीक्षा में आपके लिए सहायक हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, आकाश तीर काफी चर्चा में था। आकाश तीर के संबंध में दो कथन है। आकाश तीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर सही विकल्प का आपको चयन करना है। पहला कथन है कि यह प्रणाली दुश्मन के विमानों, ड्रोनों और मिसाइलों का पता लगाने, उन पर निगरानी रखने तथा उन पर हमला करने हेतु डिजाइन की गई है। दूसरा कथन है, ये विभिन्न रडार प्रणालियों, सेंसरों और संचार प्रौद्योगिकियों को एक एकल परिचालन ढांचे में एकीकृत करने पर केंद्रित है। तो दोनों कथनों के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना तो एक ना ही दो। अब देखिए, इसमें पहला कथन अगर देखें तो ये प्रणाली दुश्मन के विमानों, ड्रोनों, मिसाइलों का पता लगाने, उन पर निगरानी रखने और हमला करने है तो डिजाइन की गई है। तो बिल्कुल सही है। जैसे आयरन डोम है, ठीक उसी तरह ये भी प्रणाली है। ये पूर्ण रूप से हमारी स्वदेशी प्रणाली है। 100% इसमें जो इस्तेमाल किया गया है वो स्वदेशी टेक्नोलॉजी को किया गया है। तो आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण भी है। दूसरा यह है कि विभिन्न रडार प्रणालियों, सेंसरों और संचार प्रौद्योगिकियों को एकल परिचालन ढांचे में एकीकृत करती हैं। इसका मतलब है कि सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक ही जगह सब चीजों को प्रदर्शित करती है, जिससे टारगेट को हिट करना आसान होता है। तो दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। तो विकल्प आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। व्याख्या पक्ष को देखते हैं तो देखिए बिल्कुल सही है सी विकल्प आपका। ये विमान, ड्रोन, मिसाइल सबको पता लगा लेगी और ये क्या करेगी, पता लगाने के साथ साथ उन पर हमला भी कर सकती है। इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। तो पहला कथन आपका सही हो गया। दूसरा है कि विभिन्न रडार प्रणाली, चाहे सेंसर हो चाहे संचार प्रौद्योगिकी हो, तो ये सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। रडार के माध्यम से ये क्या करेगा, ये दूसरे को देख लेगा। कोई भी दुश्मन का ड्रोन होगा या कोई भी मिसाइल होगी, उसके बाद क्या करेगा, सेंसर से वो सूचना पहुंचा देगा। सेंसर के माध्यम से सेंसर फिर उस चीज को देखेगा कि ये दुश्मन का है रडार, ये दुश्मन का ड्रोन है, या वो सेंसर पहचान कर लेगा कि वो अपने देश का है। फिर उसके बाद अगर दुश्मन का होगा तो वो फिर संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से कमांड सेंटर से फिर सूचना भेजी जाएगी और जहां से फिर आपको हिट करना है उस टारगेट को आप हिट करते हैं। तो आकाश तीर हम कह सकते हैं कई स्रोतों से डेटा एकत्र करता है, उसको फिर प्रोसेस करता है, संसाधित करता है और फिर स्वचालित रूप से वास्तविक समय की सहभागिता। वास्तविक समय का मतलब कि कोई चीज जैसे जिस रूप में आप देख रहे हैं उसी टाइम उसको हिट कर रहे हैं, तो रियल टाइम ये अटैक का काम करेगा। और स्वचालित होता है क्योंकि इसमें एआई का इस्तेमाल किया जाता है। तो एआई की वजह से इसमें जो त्वरित निर्णय लेने की क्षमता है वो इसको और ज्यादा बेहतर बनाती है। और साथ साथ इसमें जो नेविगेशन इस्तेमाल हम करते हैं, उस नेविगेशन की वजह से जो हमारा नेविगेशन है, भारत का बना हुआ नाविक, उसकी वजह से इसकी जो एक्यूरेसी है वो और बेहतर हो जाती है। अगला प्रश्न है निपाह वायरस। निपाह वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक जूनोटिक वायरस है जो जानवरों से मनुष्यों में तथा मनुष्य से मनुष्य में भी फैल सकता है। दूसरा है, फ्रूट बैट इस वायरस के प्राकृतिक वाहक है। अब इसमें से बताना है कि कौन से सही नहीं है। तो देखिए, पहले कथन की अगर बात करें तो जूनोटिक वायरस है जो जानवरों से मनुष्यों में और मनुष्य से मनुष्य में फैल सकता है, ये सही कथन है आपका। और फ्रूट बैट इस वायरस के प्राकृतिक वाहक भी है, तो इस लिहाज से सही नहीं पूछा है तो डी विकल्प होगा, ना तो एक ना तो दो, क्योंकि दोनों ही सही हैं आपके विकल्प। अब देखिए, निपाह वायरस की बात करें तो जूनोटिक होता है। और जूनोटिक किसको कहते हैं, जो पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली जो भी ऐसी बीमारी होगी तो वो जूनोटिक कही जाएगी। दूषित भोजन अगर आप करते हैं तो उसके माध्यम से हो सकता है, प्रत्यक्ष रूप से लोगों के संपर्क में अगर आते हैं तो उससे भी फैल सकता है। तो पहला कथन आपका इस लिहाज से सही होगा। और ये वायरस जो होता है ये टेरोपस जीनस के फ्रूट बैट के अथवा फ्लाइंग फॉक्स के माध्यम से फैलता है। दूसरे कथन में यही बात कही गई थी, तो ये भी सही है। अब डब्ल्यूएचओ की बात करें तो निपाह को उसने प्राथमिकता वाली बीमारी घोषित कर दिया है। इस श्रेणी के अंतर्गत इसको घोषित किया जा चुका है और वर्तमान में अगर बात करें तो इसके लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, लिक्विड कार्बन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, लिक्विड कार्बन से तात्पर्य तरल अवस्था में कार्बन से है जो सामान्य तापमान और दबाव की स्थिति में स्वाभाविक रूप से स्थिर नहीं होता है। दूसरा, यह आमतौर पर केवल चरम स्थितियों जैसे 4500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और बहुत अधिक दबाव में ही बनता है। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए, ये दोनों ही कथन आपके सही हैं, तो यहाँ पर सी विकल्प सही होगा, क्योंकि जो लिक्विड कार्बन होता है वो तरल अवस्था में कार्बन को ही कहते हैं और सामान्य तापमान और दबाव की स्थिति में ये स्थिर नहीं होता है। व्याख्या देखते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए, हाल ही में जो वैज्ञानिक थे उन्होंने पहली बार कहां पे, जर्मनी में यूरोपी XFEL यानी एक्सरे फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर और साथ साथ इसी से प्राप्त उच्च शक्ति यानी डाइपोल X100 लेजर और अल्ट्रा शॉर्ट एक्सरे पल्स का उपयोग किया। और इसके उपयोग के बाद
उन्होंने देखा कि जो तरल कार्बन है उसकी परमाणु संरचना कैसी है, उसका अवलोकन किया। और उसके बाद उन्होंने देखा तरल कार्बन के बारे में, और फिर क्या देखा, लिक्विड कार्बन के बारे में। तो उन्होंने देखा कि जो लिक्विड कार्बन है, एक तो वो क्या होता है, तो वो तरल अवस्था में कार्बन को ही लिक्विड कार्बन कहते हैं, जो सामान्य तापमान और दबाव की स्थिति में स्वाभाविक रूप से स्थिर नहीं होता है। और इस बात को इस प्रयोग के आधार पर इन्होंने देखा और समझा। अब कार्बन आमतौर पर ग्रेफाइट, हीरे जैसे ठोस रूपों में या ऑक्सीकृत होने पर CO2 के रूप में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन आमतौर पर केवल जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, चरम स्थिति होगी, यानी 4500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा या उससे अधिक तापमान होगा और उससे अधिक दबाव की स्थिति बनेगी, तो ये क्या हो जाता है, ऐसी कंडीशन में बहुत क्षणिक हो जाता है, यानी कि इसकी जो प्रवृत्ति होगी वो बदलती रहेगी। तो प्रयोगशाला में इसका अध्ययन करना ऐसी दशा में बहुत टफ हो जाता है, कठिन हो जाता है। इसलिए दो भी आपका सही है, क्योंकि आमतौर पर जो चरम स्थिति होती है 4500 डिग्री सेल्सियस या अधिक तापमान पर, तो बहुत अधिक दबाव की सिचुएशन होगी, तो ये क्या होगा, इसकी प्रवृत्ति बहुत बदलाव वाली होगी, क्षणिक होगी। लिक्विड कार्बन की संरचना में जल जैसी ही होती है जैसे पानी होता है, और इसके 4 निकटतम परमाणविक पड़ोसी भी होते हैं जो ठोस हीरे की संरचना से काफी मिलते जुलते हैं। ये एक अन्य तथ्य है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्वस्थ लीवर मिशन की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। तो स्वस्थ लीवर मिशन की अगर बात आएगी तो मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड में, तो इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है। क्या है, तो मध्य प्रदेश सरकार के राज्यपाल ने भोपाल में, किस जगह पर, भोपाल में एक राज्यव्यापी स्वस्थ लीवर मिशन का शुभारंभ किया गया है। तो इसका संबंध मध्य प्रदेश से है, भोपाल में इसकी शुरुआत हुई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो यकृत से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उन बीमारियों से निपटना ही इसका उद्देश्य है। और मिशन हेपेटाइटिस बी और सी, फैटी लिवर हो या सिरोसिस जैसी जो स्थिति है, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। साथ ही साथ इसकी शीघ्र पहचान किया जाए, जल्दी इसका उपचार किया जाए, यानी डायग्नोस किया जाए, इसका ट्रीटमेंट किया जाए, और इस पर ही, इसकी रोकथाम पर ही ध्यान केंद्रित करना इसका लक्ष्य है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग पूरे राज्य में जांच शिविर आयोजित करेगा, चिकित्सा प्रशिक्षण देगा, परामर्श देगा, और ये सभी चीजें, इसमें जो रोग निकल के आएगा इसके लिए निःशुल्क दवाएं भी वितरित की जाएंगी। इसलिए आपका विकल्प ए सही था। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अल्जाइमर एक न्यूरो डीजेनरेटिव बीमारी है। दूसरा है, हाल की घटनाओं को भूल जाना इसका एक प्रारंभिक संकेत है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। विकल्प आपके सामने है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या ना तो एक ना ही दो। तो देखिए, ये एक न्यूरो डीजेनरेटिव बीमारी है, ये भी सही है, और हाल की घटनाओं को भूल जाना इसका प्रारंभिक संकेत है। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, दोनों ही यहाँ पर सही है। अब देखिए, अमेरिका में हाल ही में अल्जाइमर के लिए पहले एक रक्त परीक्षण को मंजूरी दी गई है। अब इसमें क्या हुआ है, तो रोगियों को जो दवाएं हैं उसके साथ पहले ही उपचार शुरू करने में मदद मिल सकती है। अल्जाइमर क्या होता है, तो इसको देख लीजिए। अल्जाइमर एक न्यूरो डीजेनरेटिव बीमारी है, जो आपका पहला कथन था, इसलिए ये सही था। इसका मतलब ही होता है, न्यूरो डीजेनरेटिव का मतलब कि जो मस्तिष्क की हमारी कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को ये क्या करेगी, नष्ट कर देगी, इसलिए आपका पहला कथन सही था। तो जब कोशिकाएं, मस्तिष्क से संबंधित अगर कोशिकाएं ही नष्ट होंगी, तो ये ऐसे दशा में क्या होगा कि हमारे मस्तिष्क से संबंधित जो अंग अगर प्रभावित होंगे तो हमारी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होगी, भूलने का लक्षण आएगा। तो सब यह बीमारी जो होती है वो हिप्पोकैम्पस को प्रभावित करती है, जो कि याददाश्त से जुड़ा होता है। इसलिए हम क्या करने लगते हैं, चीजों को भूलने लगते हैं। फिर ये मस्तिष्क के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित करती है, जिससे हमारी सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, व्यवहार करने की क्षमता, ये सारी चीजें बदलने लगती हैं। हाल की घटनाओं में अगर देखें तो भूल जाना इसका एक प्रारंभिक संकेत है, मतलब शुरुआत इसी से होती है। दूसरा कथन यही कहा गया था, इसलिए ये सही है। तो भूलने की बीमारी भी इसको कहा जाता है। अब देखिए, उम्र जैसे जैसे लोगों की बढ़ती है, तो बढ़ती उम्र के साथ अल्जाइमर के लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं, और साथ साथ इसके होने की संभावना भी ज्यादा होती है। विशेष तौर पर 65 वर्ष से कम उम्र के लोगों को भी हालांकि कभी कभी ये देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर इसका जो संबंध है वो बढ़ती उम्र के साथ ही है। इसके बाद अंत में बारी आपकी आती है अभ्यास प्रश्न का जवाब देने की। अभ्यास प्रश्न आपके लिए है कि मध्य प्रदेश के किस जिले ने लगातार 3 वर्षों तक सबसे अधिक संख्या में टीबी मुक्त ग्राम पंचायतें घोषित की हैं। विकल्प आपके सामने है, बालाघाट, सिवनी, दमोह या मुरैना। तो इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।